फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है मेरा आरआरटी पे। आरआरटी क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। खासकर जब एचपीएलसी पे सैंपल लगाया जाता है तो उसमें हमारी स्पेसिफिकेशन में रिलेटिव रिटेंशन टाइम यानी आरआरटी दी गई होती है। और आरआरटी से हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हमारी अपनी इम्प्यूरिटी जो हमारी जो इम्प्यूरिटी होती है उस इम्प्यूरिटी को हम कैसे निकालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा ये भी बहुत खास होने वाला है उनके लिए जिनको अभी तक आरआरटी के बारे में पता नहीं था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे हमेशा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो आएगी वो उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बात की, जो मेरी वीडियो है वो एवरी डे 8:40 पे अपलोड हो जाती है, तो आप वीडियो मिस ना करें, आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं जो हम आरआरटी पे बात कर ही रहे थे। तो आरआरटी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट होता है, ड्रग प्रोडक्ट का मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, सिरप है, ये सब चीज़ें जब फाइनल बन जाती है तो उस फाइनल को हम क्या कहते हैं, एक ड्रग प्रोडक्ट बोलते हैं कि हमारा एक ड्रग प्रोडक्ट बन गया है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन में भी हो सकता है, टैबलेट में भी, तो उसे हम ड्रग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो ड्रग प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर तीन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये जो तीन कंपोनेंट हैं उनमें से क्या क्या होता है, सबसे नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो आपका एक्टिव, दूसरा सेकंड नंबर पे आपका एक्सपिएंट, थर्ड नंबर पे आपका इम्प्योरिटी। जो एक्टिव होता है वो एक्टिव होता है कि जो आपकी बॉडी के साथ एक्शन करता है। पैरासीटामोल, निमेसुलाइड है, इसको अगर आप खाओगे तो इससे जो भी आपको अगर डिजीज है तो जिस चीज़ के लिए जो दवाई बनी है उससे उसे एक्शन मिल जाएगा। यानी ये वो ड्रग होते हैं जिससे ही डायरेक्ट हमारी बॉडी को इफेक्ट पड़ता है और जिस वजह से हम लोग जो भी डिजीज के टाइम पे खाते हैं तो हम सही हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पर था एक्सपिएंट। अब ये समझो कि अगर मुझे 5 mg की टैबलेट बनानी है तो उस 5 mg टैबलेट बनाने के लिए क्या कंप्रेशन हो पाएगा? पॉसिबल ये चीज़ें कि 5 mg की जो है वो कंप्रेस हो पाएगा, 5 mg कंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एवरेज वेट आपने देखा होगा तो जो 5 mg की टैबलेट है उसका एवरेज वेट ज़्यादा होगा हमेशा। है तो टैबलेट 5 mg की, लेकिन ज़्यादा एवरेज वेट क्यों है? वो इसीलिए होता है कि 5 mg को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, और उस 5 mg को अगर हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम उसे कंप्रेस कर पाएंगे, मतलब टैबलेट बना पाएंगे। अब टैबलेट बनाने के लिए, कंप्रेस करने के लिए कुछ जो एक्सपेंट यूज किए जाते हैं, जैसे एमसीसी है, सेलुलोज है, इन टाइप के क्या है, इन सबको मिक्सर करने के लिए टैबलेट में डाले जाते हैं। अब ये जो टैबलेट हैं, इन टैबलेटों बनाने, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट बनाने के लिए जो एक्सपेंट का हमने यूज किया उसका एक अपना एक मिक्सचर बनता है। उसमें बहुत सारे लुब्रिकेंट हो सकते हैं, लुब्रिकेंट ही बोलते हैं, एक्सपिएंट भी बोल सकते हैं, या प्लेसिबो, जो इसके बाद जब ये फाइनल एक हमने पेस्ट बना दिया है तो ये लास्ट में बनता है प्लेसिबो। जो कि प्लेसिबो होता है हमारा जो एक्टिव होता है, इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो हमारा ड्रग प्रोडक्ट बनता है। थर्ड नंबर पे आता है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी प्रोसेस इम्प्यूरिटी भी हो सकती है या फिर उस एक्टिव के अंदर पहले से भी इम्प्यूरिटी हो सकती है। अब मान के चले कि इम्प्यूरिटी जो होती है, अब प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस में क्या होता है कि एक बीकर हो या फिर जो होपर होते हैं, एक होपर से दूसरे होपर में डाला जाता है, उसके बाद फिर उसे टेम्परेचर दिए जाते हैं, उसके बाद उसे घुमाया जाता है, इस टाइप से पहले पेस्ट बनाए जाते हैं। तो उस केस में भी क्या पता कोई एनर्जी के द्वारा उसमें कोई इम्प्यूरिटी जनरेट हो जा रही है तो उसे इम्प्यूरिटी कहते हैं। या फिर पहले से ही अगर हमने जहाँ से एक्टिव लिया और उस एक्टिव के अंदर ही अपनी कुछ इम्प्यूरिटी है तो वो भी इम्प्यूरिटी हमारे ड्रग प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। और इम्प्यूरिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, इनको टाइप की होती है, एक होता है अननोन इम्प्यूरिटी, एक होता है नॉन इम्प्यूरिटी। अननोन इम्प्यूरिटी उसे कहते हैं जिस इम्प्यूरिटी का ड्रग में आना और ना आने का हमें कोई पता नहीं रहता है कि ये आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और आ भी सकती है तो कितना आ सकती है और कम आ सकती है तो कितना आ सकती है। ये दूसरी होती है हमारे पास कि जिसके बारे में हमें पता रहता है कि हमारे जो ड्रग है इस ड्रग के अंदर ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट है ये इम्प्यूरिटी, जैसे कोई भी इम्प्यूरिटी ए बी सी इस नाम से दिया जाता है, तो वो एक्टिव की भी इम्प्यूरिटी हो सकती है और प्रोसेस के टाइम पे भी हो सकती है। तो जो इम्प्यूरिटी है वो इम्प्यूरिटी अगर उसमें आती है हमारे ड्रग प्रोडक्ट में तो वो कितना आना चाहिए इस पे ही हम जो रिलेटिव सब्सटेंस होता है ये टेस्ट तो कहते हैं, जिसे आरएस टेस्ट से ही हम इसका पता लगा पाते हैं। तो आपको पता चल गया है कि एक्टिव, इनएक्टिव और एक्सपिएंट, जिसको हम प्लेसिबो भी कहते हैं। अब जब एक्टिव, इनएक्टिव
और इम्प्योरिटी, सॉरी प्लेसमेंट इम्प्योरिटी। जब एक्टिव, इनएक्टिव और इम्प्योरिटी आपस में मिल जाती है तो उसके बाद एक ड्रग प्रोडक्ट बनता है। ड्रग प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो चेक किया जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर हमें पता चल गया कि ये जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी आती है हमारे ड्रग प्रोडक्ट में, तो उसके लिए क्या होता है, कॉस्ट बचाने के लिए इम्प्योरिटी जो मेथड वैलिडेशन होता है, तो उस टाइम पे ही हम मेथड वैलिडेशन के टाइम पे इम्प्योरिटी परचेज कर देते हैं, और उस इम्प्योरिटी को हम स्पाइक करके हम मेथड वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। जब मेथड परफॉर्म हो जाता है तब हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो सपोज 10 मिनट का रन टाइम है हमारी HPLC पे जो मेथड दे रखा है, और उस पर जो 5 मिनट पे तो हमारी मेन पीक आ रही है, और 7 मिनट पे हमारी जो क्या आ रही है वो इम्प्योरिटी आ रही है। इम्प्योरिटी ए भी कुछ भी हो सकती है, वो इम्प्योरिटी आ रही है। अब सपोज माने अभी इम्प्योरिटी ए को हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो इम्प्योरिटी ए आ रही है। अब क्या होगा कि सपोज इम्प्योरिटी ए जो है वो बहुत कॉस्टली है, हम उसे बार बार परचेज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि मेथड वैलिडेशन में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो 7 मिनट पे है वो एक इम्प्योरिटी आ रही है। वो इम्प्योरिटी जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, अपना मेन स्टैंडर्ड बनाया था इम्प्योरिटी का, उसकी रिटेंशन टाइम और जो हमने जो प्रोडक्ट के अंदर आई थी इम्प्योरिटी, उसका रिटेंशन टाइम आपस में मैच हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो इम्प्योरिटी है ये हमारी क्या निकल गई है, इम्प्योरिटी ए निकल गई है। अब बार बार तो हम परचेज कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हमने अपने स्पेक पे लिख दिया है कि अगर हमारी जो इम्प्योरिटी है वो कोई पीक अगर 7 पे आती है तो इसमें इसका मतलब है कि वो हमारी क्या है, एक इम्प्योरिटी ए है। अब जितनी बार HPLC पे रन हम सैंपल करेंगे तो उतनी बार हमें इम्प्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया है कि इसके अंदर जो 7 मिनट पे आती है वो एक इम्प्योरिटी है और उसे हमें कैलकुलेट करना है। अब स्पेक में आपने देखा होगा कि रिटेंशन टाइम नहीं दिया होता है। रिटेंशन टाइम इसलिए नहीं दिया होता है कि रिटेंशन टाइम मोबाइल फेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मोबाइल फेज अगर रेशियो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो चेंज हो सकता है, टेम्परेचर अगर थोड़ा वेरिएशन करेगा, और जो भी बहुत से रहता है, कॉलम की भी थोड़ा दिक्कत आती है, केमिकल के भी है, तो रिटेंशन टाइम कहीं ना कहीं वेरिएशन करता है। और जो रिटेंशन टाइम वेरिएशन करता है उसकी वजह से जो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो रिटेंशन टाइम है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अब हम RT तो दे नहीं सकते हैं कि भाई 7 मिनट पे हमारी पीक आई, हो सकता है कि 7 मिनट पे ही एक्टिव आ जाए हमारी, तो फिर वो तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करें इसकी, तब हम इसे दे देते हैं RRT। अब RRT कैसे दी जाती है, मान के चलें कि 5 मिनट पे एक पीक आती है, उसे हम एक्टिव पीक कहते हैं, यानी मतलब मेन पीक होती है। और जो 7 मिनट पे आती है, 7 मिनट पे जो पीक आएगी वो पीक आएगी हमारी इम्प्योरिटी ए की। तो जब हम 7 मिनट को डिवाइड करेंगे 5 मिनट से, यानी इम्प्योरिटी को डिवाइड करेंगे हमारे मेन कंपोनेंट से, तब जो कैलकुलेशन आएगी वो आई है सपोज 1.4 आई, उसके बाद जो कैलकुलेशन आई है वो आई है 1.4। तो जो आएंगे जब हमारा अगली बार टेस्ट लगाएंगे HPLC पे, तो उसके बाद हमें दिखेगा अगर सपोज कि हमारी RT में वेरिएशन है, 5 मिनट पे हमारी जो पीक आनी थी वो 4 मिनट पे ही पीक आ गई हमारी, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, RRT निकालने के लिए जो हमने दे रखा है 1.4 का, हमने जो स्पेसिफिकेशन उसमें दे रखा है कि 1.4 पे RRT जो पीक आएगी वो समझ लो हमारी जो पीक है वो इम्प्योरिटी ए पीक है, क्योंकि पीक तो बहुत सारी आ सकती है, लेकिन इम्प्योरिटी ए को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन पीक आई है सब 4 पे आए, उसको इंटू कर देंगे हमारा 1.4 पे, तो जो रिजल्ट निकलेगा उतने पे ये समझेंगे कि ये यहाँ पे हमारी इम्प्योरिटी ए आती है या इम्प्योरिटी ए आई हुई है, और उतनी इम्प्योरिटी ए को वहाँ पे जो पीक है प्रॉपर इंटीग्रेट, उसके बाद जो पीक आएगी उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद उसका रिजल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ओके फ्रेंड, और ऐसी वीडियो आती रहेगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।